हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लेना और एकदम याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना। तो उससे होता क्या है ना कि जब भी कोई रिकॉर्डिंग वीडियो या फिर जब भी कोई लाइव क्लास अपलोड होती है चैनल पे, तो उसके नोटिफिकेशन, उसकी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें, हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल रहेगा। सर कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स रहेंगे? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, जा करके चेकआउट कर लेना। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चले अब जरा कहानी को शुरुआत देंगे। तो क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर, इसका बहुत ही ज्यादा वेटेड जो अपने पास टॉपिक है वो है कोलिजन। इसका बहुत इंतजार करते हैं सारे बच्चे। तो यार कोलिजन जो है ना वो अपने आप में एक बड़ा सा टॉपिक होता है, क्योंकि उसके अंदर ना सब कैटेगरीज होती है। इलास्टिक कोलिजन होता है, इनइलास्टिक कोलिजन होता है, वो कोलिजन भी 1 डायमेंशन में होते हैं, 2 डायमेंशन में होते हैं। लेकिन क्या सर ये अगर लंबा टॉपिक है तो क्या बहुत टफ भी है? भाई सीधी और सच्ची बात तो ये है कि ये टफ नहीं है। ठीक है, सच में लेंदी जरूर इसको मान सकते हैं अपन, लेकिन इसको अपन समझने में टफ नहीं होता ये। ठीक है, बहुत ही बेसिक परसेप्शन के साथ आप कोलिजन को पढ़ सकते हैं। और जिन दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत पड़ती है, उन 2 चीजों के बारे में मैं इसी लेक्चर के अंदर आपसे डिस्कशन करने वाला हूं। ठीक है, तो आप एक बात तो समझ लीजिए, कोई सा भी एग्जाम आप टारगेट करें, ठीक है, स्कूल लेवल वाले एग्जाम्स हो या फिर इसके बाहर के एग्जाम्स हो, आपको ये पता है कि कोलिजन इज वन ऑफ द प्राइम टॉपिक। कोलिजन इज वन ऑफ द प्राइम टॉपिक। और कोलिजन के जो सब कैटेगरीज हैं, इलास्टिक एंड इलास्टिक, उन सब से भी सवाल आते हैं। तो यार उन सब चीजों को डील करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कोलिजन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ कोलिजन के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, कोलिजन के साथ कौन कौन से 2 इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन लॉज यहाँ पे चलते हैं, जिनकी हेल्प से अपन बाकी सारी चीजें पढ़ पाएंगे, उनका भी डिस्कशन करूंगा। और अगर तुमने पढ़ा हो कभी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, या कभी अगर ये नाम भी सुना हो, तो इसके बारे में भी डिस्कशन इस ही लेक्चर के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कोलिजन का मतलब आप ये मान लीजिए कि अभी तो कहानी थोड़ी सी बची हुई है, तो कहानी का ये वाला हिस्सा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आगे की जो फिल्म है ना वो थोड़ी सी पल्ले नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलें बिना समय लगाए लेके चलते हैं आपको इसके पहले बेसिक आइडिया के ऊपर। आप सब लोग जानते हैं कि अपने स्लाइड्स में ना सबसे पहली स्लाइड क्या होती है सर? बेसिक आइडिया होती है। क्या होती है? बेसिक आइडिया। यहां पे आपको मैं दरअसल इस चीज के बारे में बताता हूं कि भाई कोलिजन तो पढ़ना है, कोलिजन तो पढ़ना है, लेकिन कोलिजन पढ़ने के लिए आपके दिमाग में क्या परसेप्शन क्लियर होना चाहिए? कोलिजन पढ़ने के लिए आपके दिमाग में क्या परसेप्शन क्लियर होना चाहिए, उसकी बात सबसे पहले की जाएगी। ठीक है, तो जरा गौर करते हुए चलना। इन कॉमन लैंग्वेज अ कोलिजन इज सेड टू अकर व्हेन ऑब्जेक्ट्स क्रैश इनटू ईच अदर। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में क्या होता है? कोलिजन हम तब कहते हैं, कॉमन लैंग्वेज और कॉमन परसेप्शन, हमको ऐसा लगता है कि कोलिजन तब होता है जब 2 या 2 से ज्यादा बॉडीज एक दूसरे में एकदम क्रैश कर गई है। बोलो हाँ कि ना? यस सर, हम तो वही समझते हैं कि कोलिजन का मतलब क्या होता है कि भाई दोनों बॉडीज एक दूसरे में क्रैश हो जाए। और तुम्हारी जो भावनाएं है ना उसको मैंने यहाँ पे चित्र में दिखा दिया है कि हाँ भैया ये दिस इज, तुम इसको देख के बोलोगे कि हाँ सर यही तो कोलिजन है, इसी को तो हम सोचते हैं कि ये कोलिजन होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे बिलियर्ड बॉल्स, ठीक है, अगर आपने एक बॉल लिया, उसको आपने हिट करा, उस बॉल ने दूसरी बॉल को हिट करा, सो दैट इज बेसिकली अ कोलिजन इटसेल्फ, है ना? तो यस सर, कोलिजन का मतलब हमारे दिमाग में क्या आ गया था कि हाँ 2 बॉडीज क्रैश करेंगे एक दूसरे में, तो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज कोलिजन। मैंने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सिर्फ यही परसेप्शन पूरा है मैं ये नहीं कह सकता, ये थोड़ा सा अधूरा परसेप्शन है। सर क्या परसेप्शन? अगर आपका परसेप्शन ये है कि 2 बॉडीज एक दूसरे में क्रैश करेंगी तभी वो कोलिजन कहलाएगा, तो ये परसेप्शन जरा अधूरा परसेप्शन है। पूरा परसेप्शन क्या होगा वो तो बताऊंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कोलिजन बिटवीन ऑटोमोबाइल्स, बिल्कुल सही बात है। एक हैमर है जो नेल पे स्ट्राइक कर रहा है, दैट इज ऑल्सो कोलिजन। कोलिजन बिटवीन बिलियर्ड बॉल्स, कैरम की गोटियां, तो यहाँ पे ये सब चीजें क्या होता है, ये सब कोलिजन होता है। ठीक है, तो अब ना इसकी जरा डेफिनेशन देखना। डेफिनेशन आपको थोड़ा सा ना आपके पर्सपेक्टिव पे एक बार एक क्वेश्चन मार्क लगाएगी कि भाई यार अपने पर्सपेक्टिव से डेफिनेशन तो पूरा मैच नहीं करा, क्योंकि मैंने कहा था कि आपका परसेप्शन जो है ना वो हल्का सा अधूरा परसेप्शन। ठीक, तो कोलिजन इज डिफाइंड, डेफिनेशन है बेटा ये, तो कोलिजन इज डिफाइंड एज एन आइसोलेटेड इवेंट
इन विच टू और मोर, अच्छा पहली बात तो ये कि आइसोलेटेड इवेंट का मतलब क्या होता है कि यार सिस्टम में अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, ठीक है। अगर मैं दो बॉडीज की बात कर रहा हूं, मान लिया अगर मैं दो बॉल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो उनके बीच में जो कोलिजन होगा, उनके बीच में जो कोलिजन होगा, ये अपने पास क्या बन चुका है, एक सिस्टम बन चुका है, ठीक है। अब अंदर की बॉल अपन बाहर नहीं फेंक रहे, बाहर से किसी तीसरी बॉल को अपन अंदर नहीं डाल रहे, तो वही मैंने कहा था कि आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, ठीक है। यस सर, क्लियर हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल, हाँ, तो यहां पे क्या हो चुका है, कोलिजन इज डिफाइंड एज एन आइसोलेटेड इवेंट, जहां पे अंदर से कोई बाहर नहीं, बाहर से कोई अंदर नहीं, इन विच टू और मोर कोलाइडिंग बॉडीज एक्सर्ट रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, एक्सर्ट रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्सेस मतलब काफी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस अप्लाई करते हैं फॉर अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम, ठीक है। मतलब यार स्ट्रॉन्ग फोर्सेस तो अप्लाई हो गए लेकिन बहुत ही कम समय के लिए अप्लाई हो गए, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस तो अप्लाई हो गए लेकिन बहुत ही कम समय के लिए अप्लाई हो गए। अब मेरी एक बात सुनते हुए चलना, ठीक है। मैं आपको कोलिजन का ना एक बहुत ही शानदार सा एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे मान लो कि मेरे पास यहां पे कोई एक प्लेट है, ठीक है, और इस प्लेट के पास ना भाई हैवी पॉजिटिव चार्ज है। मेरे पास यहाँ पे कोई प्लेट है और इस प्लेट के पास भाई यहाँ पे एक हैवी पॉजिटिव चार्ज है। किस तरह का चार्ज है सर? प्लस का चार्ज, ठीक है। अब देख क्या होता है कि अगर इस चार्ज की तरफ, अगर इस चार्ज के जैसे मतलब इस चार्ज बॉडी की तरफ अगर कोई प्लस का चार्ज मूव करते हुए आ रहा है, अगर इस चार्ज बॉडी की तरफ कोई प्लस का चार्ज मूव करते हुए आ रहा है, तो एक बात जरा सुनते हुए चलना, प्लस और प्लस में क्या होता है? रिपल्शन। तो ये चार्ज मान ले यहां तक पहुंचेगा, ये चार्ज मान ले यहां तक पहुंचेगा, तो भाई इस वाले पॉइंट से ये जो चार्ज है ये पीछे की तरफ पलट जाएगा। क्यों भाई? इसके पास चार्ज प्लस का है और ये वाला चार्ज जो है ना, छोटा सा मूविंग चार्ज, ये खुद पॉजिटिव चार्ज है। तो प्लस प्लस में क्या होता है? रिपल्शन होता है। तो यहां पे क्या हुआ, ये जो चार्ज इस तरफ आ रहा था वो पूरा टच नहीं कर पाया, वो पूरा टच नहीं कर पाया, बस इस वाले पॉइंट पे आया और यहां से पलटी खा गया। ये वाला चार्ज आया, समझ के नहीं आया, इस वाले पॉइंट तक आया और यहां से चार्ज जो है वो पलटी खा गया। तो अब इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है? इस पॉइंट पे हो ये रहा है, इसको लिख देते हैं। एट दिस पॉइंट हो क्या रहा है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का, और बहुत ही कम समय के लिए काम करा। उतने ही कम समय में इस चार्ज को धक्का पड़ गया पीछे की तरफ, ठीक है। अब होता क्या है, इस कंडीशन को भी कोलिजन कहा जाता है, इस कंडीशन को भी कोलिजन कहा जाता है। मैंने क्या कहा था? तुम्हारा परसेप्शन अधूरा क्यों है? बिकॉज तुम ये सोचते हो कि सर कोलाइड करने के लिए दोनों बॉडीज का आपस में क्रैश होना बहुत जरूरी है, और मैंने क्या बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है कि दोनों बॉडीज आपस में क्रैश करें। जरूरी बस ये है, जरूरी नहीं है कि दोनों बॉडीज आपस में क्रैश करें, जरूरी बस ये है कि दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा दें, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा दें फॉर अ रिलेटिवली स्मॉल टाइम पीरियड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा दें फॉर अ रिलेटिवली स्मॉल टाइम पीरियड। तो यहां पे क्या हो रहा है कि एट दिस पॉइंट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग, at this point there is a strong electrostatic repulsion, at this point there is a strong electrostatic repulsion। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? at this point there is a strong electrostatic repulsion and ये जो रिपल्सिव फोर्स है ये बहुत कम समय के लिए काम कर रहा है, ठीक है। and it acts for relatively small time period, and it acts for relatively small time period, and it acts for relatively small time period, ठीक है। तो भैया यहां पर ये जो फोर्स काम करता है ना, जो बहुत कम समय के लिए काम करता है, इसे बेसिकली अपन कैसे कंसिडर करेंगे कि भाई यहां पे रिपल्शन हो चुका है। क्या बोलेंगे इसको अपन कि यहां पर रिपल्शन हो चुका है। इतनी आरामदायक बात है। क्या तुम्हें ये वाला फंडा पूरा समझ में आ गया? जल्दी मुझे यहां तक का कंफर्मेशन दे दो कि तुम्हें ये वाला फंडा समझ में आ गया। तो इसको भी कोलिजन कहा जाता है, ठीक। तो कोलिजन को अब से कैसे लेके चलना है? जरूरी नहीं है कि दो बॉडीज क्रैश करेंगी। मैटर ये करता है कि अगर दो बॉडीज ने एक दूसरे के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा दिया बट फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम पीरियड, तब भी डिस्पाइट वो मतलब फिजिकली टच नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप इसे कोलिजन कहेंगे, जैसे कि यहां पे हम इसे कोलिजन कहते हैं, ठीक है। क्या आपको ये वाला फंडा सुप्रीमली क्लियर हो गया? क्या आपको ये वाला फंडा सुप्रीमली क्लियर हो गया? यस सर, ये वाली चीज तो समझ में आ गई है। ओके डन, ठीक है। इसे अपन कहते हैं कोलिजन। तो अब यहां पे डेफिनेशन पूरी क्लियर है। अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट लो। अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। यस सर।
मूविंग ऑन, तो इट इज नॉट एसेंशियल दैट द बॉडीज कोलाइड विथ ईच अदर फिजिकली। मैंने उसी के बारे में भी आपको सारी चीजें बताई हैं कि कोलिजन के लिए जरूरी नहीं है कि दो बॉडीज में फिजिकल कॉन्टैक्ट हो। इट इज नॉट एसेंशियल, इट इज नॉट एसेंशियल दैट द बॉडीज कोलाइड विथ ईच अदर फिजिकली, ऐसा कोई एसेंशियल नहीं है। तो दो बॉडीज कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑल्सो। दो बॉडीज जो होती है ना, टू बॉडीज कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑल्सो। जैसे कि यहां पे क्या हुआ था, अगर आप गौर करें यहां पे क्या हुआ था, इन दोनों बॉडीज के बीच में, ठीक है, चलिए हैवी बल्की बॉडी है, ये एक चार्ज पार्टिकल है, स्टिल अ वेरी स्मॉल बॉडी, तो ये दोनों बॉडीज के बीच में एक फोर्स काम कर गया और इनका सेपरेशन डिस्टेंस है भैया, ठीक है, तो इस डिस्टेंस से ही फोर्स लगा दिया गया है, ठीक है। तो वही चीज यहां पे कही है कि दिस हैपेंस, अच्छा क्या लिखा हुआ था, एंड एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड देन ऑल्सो दिस इज कॉल्ड एज कोलिजन। इसके बावजूद आप इसे कोलिजन कहेंगे बिकॉज वही परसेप्शन तो क्लियर करना है ना यार। अगर तुम वही सोच रहे हो कि कोलाइड क्यों नहीं कर रही, टच क्यों नहीं कर रही, फिजिकल कॉन्टैक्ट क्यों नहीं हो रहा दोनों बॉडीज के बीच में, तो भैया इस बात को दिमाग से निकाल दो। अब वो जमाना नहीं कि कोलिजन को आप, वो जमाना जो पुराना था उसमें भी कोलिजन को ऐसा नहीं मानते थे, ये तो अपना जनरल थॉट है कि हम सोचते थे कि भाई कोलिजन मतलब दोनों बॉडीज का टक्कर होना जरूरी है, फिजिकल टच होना जरूरी है। अब तुम पढ़ रहे हो फिजिक्स तो फिर तुम्हें क्लासी टर्म्स पता है, तुम्हें पूरा डेफिनेशन पता है, तुम्हें इसका पूरा जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड परसेप्शन है वो पता है कि जरूरी नहीं है कि फिजिकल कॉन्टैक्ट हो, दो बॉडीज दूरी से एक दूसरे, मतलब दूरी से भी एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर सकती है, स्टिल इसे कोलिजन कहा जाता है, ठीक है। तो दिस हैपेंस इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन आल्सो। ऑब्वियसली भाई, जैसे मान ले मेरे पास एक मैग्नेट यहां पे रखा हुआ है, चलेगा। अब ये जो कंपास है ना, ये कंपास में डिफ्लेक्शन क्यों हुआ इस कंपास में डिफ्लेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि आसपास एक मैग्नेट रखा हुआ था। तो कंपास अपना डिफ्लेक्शन कहां शो करेगा भाई, जिस तरफ मैग्नेट होगा। कंपास में डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा भाई, जिस तरफ मैग्नेट होगा। तो मतलब मैग्नेट की फील्ड के साथ कंपास अपने आप को अलाइन कर लेगा। चमका, क्या बोला मैंने, इस बार मैग्नेट की फील्ड के साथ में कंपास अपने आप को अलाइन कर लेगा। तो बेसिकली कंपास का जो वो कांटा है, अगर वो अपने आप को अलाइन कर पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि कंपास के कांटे के ऊपर भी एक फोर्स काम कर गया, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। अगर कंपास अपने आप को अलाइन कर पा रहा है, इसका मतलब कंपास के कांटे के ऊपर भी, कंपास के कांटे के ऊपर भी एक फोर्स काम कर गया, ठीक भाई। एक बात मुझे बताओ, दोनों चीजों को क्या आपने टच करवाया? नहीं सर, बिल्कुल टच नहीं करवाया। तो मतलब फोर्स दूर दूर से ही काम कर गया, मतलब नजरों नजरों, इशारों इशारों में ही काम हो गया। यस सर, इशारों इशारों में ही काम हो रहा है, दूर दूर से ही काम हो गया। तो भाई इसको भी कोलिजन ही कहा जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, ये वाला एग्जाम्पल दिमाग में चमक गया, बताते हुए चलना भाई। ये वाली चीज तुम्हें समझ में तो आ रही होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। ओके, अब जो मैंने कहा था कि जिन दो की रूल्स के बारे में आपसे बात करनी है यहां पे, जिन दो की रूल्स के बेसिस पे पूरा कोलिजन का गेम चलता है, ठीक है, वो दो की रूल्स क्या हैं? तो सर पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो पहली चीज तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। भाई बड़ी आरामदायक चीज है, बड़ी सिंपल सी चीज है। किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। अच्छा, गिवन दैट कि सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम है, और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है जरा हैशटैग करके आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था एक गाने के तौर पे कि आइसोलेटेड सिस्टम को आप कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। क्या आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में वही लाइन चिपका दी है क्या? ठीक है। अगर नहीं आया याद तो मैं बता दूं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, ऐसे सिस्टम को कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। ऐसे सिस्टम को कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। चलें सर, तो ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या होता है कि टोटल मोमेंटम सिस्टम का इनिशियली इक्वल टू टोटल मोमेंटम पूरे सिस्टम का फाइनली, वो दोनों बराबर हो जाते हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो प्रिंसिपल, तो अपने पास मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड है, और इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दूसरा क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैंने कहा था भाई कि भाई हम इसके पहले लेक्चर में, इस मतलब अगर आप चेक करेंगे प्लेलिस्ट को तो इस वीडियो के ऊपर एक वीडियो आया होगा जहां पे शायद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही होगी, है ना। अब जरा कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलना कि क्या होती है मैकेनिकल एनर्जी। टाइम स्टैम्प को मार्क कर दिया होगा, लिख दिया होगा। तो सर मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इस बात का आप खास ख्याल रखेंगे, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। तो कोलिजन के गेम को समझने के लिए आपको
आपको ये जो दो लॉज ऑफ कंजर्वेशन है, पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस पर बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान देना पड़ता है। यस सर, यहां तक का फंडा क्लियर है? मेरे ख्याल में यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। चलें आगे बढ़े। ओके सर, अब देख कोलिजन जो मैंने कहा था कि यार कोलिजन में ना यहाँ पे कैटेगरीज होने वाली हैं, तो अपने दिमाग में ये चीज पहले से ही क्लियर कर लेना कि कोलिजन के अंदर कैटेगरीज आती हैं। कौन कौन से आती हैं? कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स में बी डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू टू टाइप्स। कोलिजन को दो तरह से डिवाइड करके रख दिया गया है। पहला होता है इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, पहला क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन होता है, और दूसरा क्या होता है? इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अब मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा, इलास्टिक कोलिजन जब ये टर्म तुम्हारे सामने आएगा तो भैया वो इलास्टिसिटी वाला जो फंडा तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है, ऐसे बहुत सारे ऐड आते रहते हैं भाई, ठीक है, ज्यादा खिंच गया बोलते हैं ज्यादा इलास्टिक है, कम खिंचा बोलते हैं कम। अरे भाई सबसे बड़ी गलती है वो, वहां से इलास्टिसिटी को समझना ये सबसे बड़ी गलती है। तो मैं तुमसे बस अभी एक चीज बोलूंगा, इलास्टिसिटी को हम पूरा पढ़ेंगे। असलियत में क्या है इलास्टिसिटी? बेसिक परसेप्शन नहीं, ट्रू परसेप्शन, ठीक है। तो हम पूरा पढ़ेंगे इलास्टिसिटी को, लेकिन कहां पढ़ेंगे? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स चैप्टर के अंदर, ठीक है। तब तक आपसे ये गुजारिश है कि जब तक आप उस वीडियो पे ना पहुंच जाएं, तब तक आपसे ये गुजारिश है कि उस बात को दिमाग से निकाल दो कि इलास्टिसिटी होती है ज्यादा खिंच गया मतलब ज्यादा इलास्टिक है। अरे भाई छी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बहुत ही गलत परसेप्शन, ठीक है। आ गया समझ में? तो मैंने क्या बताया कि कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स में बी डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू टू टाइप्स। पहला होता है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा क्या होता है सर? इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो मैं चाहूंगा एक दफा आप इसको भी नोट कर लें, बाकी पर्सपेक्टिव के लिए डायग्राम यहां देके रखा हुआ है, लेकिन इस चीज को ना पूरा डिटेल में तो एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। ये वाला हो गया। तो अभी क्या सीखा अपन ने कि हाँ भाई कोलिजन के दौरान हमने बस मेनली ये चीज सीखी अभी कि जरूरी नहीं है कि दो बॉडीज के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट हो। कोलिजन के लिए यह जरूरी नहीं है कि दो बॉडीज के बीच में फिजिकल कांटेक्ट हो। कोलिजन में तब भी कह सकता हूं जब दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा सकें फॉर अ रिलेटिवली स्मॉल टाइम पीरियड, तब भी इसे कोलिजन ही कहा जाता है। इतनी आरामदायक बात, इतनी इत्मीनान से समझ में आ गई होगी, ठीक है। यस सर, क्लियर। तो कोलिजन दो तरह के, इलास्टिक इन इलास्टिक, ठीक है। अब दिमाग में क्या है कि वो चीजें ना पूरा सेपरेट करना शुरू कर दो कि कोलिजन तो हम समझ गए, ये दिमाग में चमक गया, ठीक है। अब कोलिजन हो गए हैं सर दो तरह के, एक है इलास्टिक, दूसरा है इन इलास्टिक, ठीक। इलास्टिक कोलिजन क्या है? तो कोलिजन इन विच देयर is absolutely no loss of kinetic energy is called an elastic collision। भाई पहली लाइन है, इसको हल्के में मत लेना, ये सबसे उम्दा लाइन है, सबसे तगड़ा परसेप्शन यहीं पे तुम्हारा सेट होगा। तो मैं ये चाहूंगा कि जब भी कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन, तो सबसे पहले तुम ये जो बुलेट पॉइंट नंबर 1 है वो एकदम सुनाना शुरू कर देना, ठीक है। एग्जाम्पल दूंगा तो चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होंगी। 11th में क्या है? पूरा मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में एग्जाम्पल दिया चीजें क्लियर, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? अ कोलिजन इज डिफाइंड एज अ कोलिजन in which there is absolutely no loss। किस में कोई लॉस नहीं है? काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं है सर, ठीक है। इसे कहा जाता है इलास्टिक कोलिजन। क्या कहा जाता है? इलास्टिक कोलिजन। अब मैं तेरे को एक सिंपल सी बात तेरे को बताता हूं, ठीक है भाई। ड्रॉप करना है बॉडी को, आप समझते हैं ना कि बॉडी को ड्रॉप करने में और बॉडी को फेंकने में जमीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है। अगर आप कभी किसी बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं तो यू आर एब्सोल्युटली प्रोवाइडिंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अगर आपने किसी बॉडी को ड्रॉप कर दिया है मतलब आपने उस बॉडी को 2 रुपए की वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं करी भाई, कोई वेलोसिटी प्रोवाइड ही नहीं करी, उसको आपने ग्रेविटी के हवाले टप करके छोड़ दिया, ठीक है। अब इसका मोशन सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के हवाले होता है। दूसरा केस क्या होता है कि सर ड्रॉप नहीं करेंगे, बॉडी को कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे करके फेंक देते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी बॉडी को ऐसे कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे करके फेंक रहे हो ना, तो भाई यहां पता है क्या होता है? अब आपने उसको काफी अच्छी खासी वेलोसिटी दे के फेंकी है। अगर आप ऐसे फेंकोगे ना तो बॉडी जब रिबाउंस करेगी ना, जब बॉडी रिबाउंस करेगी तो जिस हाइट से उसको फेंका गया था उस हाइट को ओवरशूट करके आगे चले जाएगी, ठीक है। ये वाला फंडा क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो गया। अब मेरी बात समझना, हम फोकस करने वाले हैं ड्रॉप वाले केस पे, ठीक। जब मैं किसी बॉडी को ड्रॉप करता हूं एकदम प्रैक्टिकल सिनेरियो में लेके चलूंगा, ठीक है। एकदम प्रैक्टिकल सिनेरियो भाई, मैं 2 बॉल्स ले रहा हूं। तुम लोग जानते हो देयर इज अ बॉल व्हिच इज कॉल्ड एज क्रेजी बॉल। अब इसका नाम चेंज हो गया तो मेरे को पता नहीं, लेकिन यार हम लोग तो क्रेजी बॉल बोलते थे, क्रेजी बॉल।
तो क्रेजी बॉल में क्या था ना, क्रेजी बॉल में ऐसा हुआ करता था कि छोटी सी बॉल हुआ करती थी, बहुत छोटी सी, उसको जब ड्रॉप करो ना तो वो बाकी बॉल से कंपैरिजन में वो ज्यादा रिबाउंस करती थी, है ना, तो वो उसको क्रेजी बॉल बोलते थे। और जो अपन नॉर्मल जो खेलते हैं वो नॉर्मल वाली बॉल, वो उस वाले बॉल में क्या होता है कि रिबाउंसिंग थोड़ी सी कम होती है, उस वाले बॉल में रिबाउंसिंग थोड़ी सी कम होती है। तो अगर क्रेजी बॉल की बात की जाए तो क्रेजी बॉल में अगर मैं एकदम प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल लूं तो जैसे मान ली क्रेजी बॉल है, ठीक है, इसको अपन ने यहां से ड्रॉप करा, इसकी हाइट मान लेते हैं अपन क्या 100 सेंटीमीटर, इसकी हाइट अपन ने क्या मान ली 100 सेंटीमीटर। अब जब ये बॉल ऊपर रिबाउंस किया ना, अब जब ये बॉल ऊपर रिबाउंस किया ना तो मान ले बॉल ऊपर की तरफ रिबाउंस कर गया है कितना सर, ये 95 सेंटीमीटर। हालांकि टू बी वेरी फ्रैंक 95 सेंटीमीटर भी रिबाउंस नहीं करता, ठीक है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि चल ठीक है 95% तो रिबाउंस कर गया। तो भाई यहां पे एक बात तुम समझ रहे हो, देयर इज एब्सोल्युटली अ लॉस ऑफ एनर्जी, ट्रूली देयर इज एब्सोल्युटली अ लॉस ऑफ एनर्जी। अगर बिल्कुल भी एनर्जी का लॉस नहीं होता तो भैया 100 से अपन ने ड्रॉप करा है भाई, द बॉडी इज बेसिकली ड्रॉप, ठीक है। अगर आपने 100 सेंटीमीटर की हाइट से बॉडी को ड्रॉप करा है तो बॉडी 100 सेंटीमीटर की हाइट रीगेन कर लेती, तो बॉडी 100 सेंटीमीटर की हाइट रीगेन कर लेती। लेकिन ये कब होता भाई, ये तब होता जब यहां पे होता, अच्छा एक सेकेंड, पूरा 100 सेंटीमीटर कब ये रीगेन कर लेगी भाई, वो तो प्रैक्टिकल केस है ही नहीं, वो तो आइडियल सिनेरियो। आइडियल सिनेरियो में ऐसा होता है कि 100 सेंटीमीटर पूरा रीगेन कर लिया है। प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या? नहीं सर, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो प्रैक्टिकली 95 तक आ गई तो एब्सोल्युटली देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लेकिन इतना कम लॉस है, 5% का लॉस है काइनेटिक एनर्जी का, तो अपन कहते हैं कि भाई मोर और लेस देयर इज नो लॉस, ठीक है। अब ऐसा मान ले, अगर ऐसा होता मैंने एक लेदर की बॉल ली, ठीक है, उसको 100 सेंटीमीटर की हाइट से ड्रॉप करा और भाई आ पाया वो 40 सेंटीमीटर ही, 100 सेंटीमीटर की हाइट से ड्रॉप करा और उसने रिबाउंस किया सिर्फ 40 सेंटीमीटर। अब ये जो 60% का लॉस हुआ है इसको अपन 19-20 का लॉस नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर ये 60% का लॉस हुआ है तो भाई ज्यादा लॉस हो गया। अगर ज्यादा लॉस हो गया काइनेटिक एनर्जी में, तो जब वो लेदर की बॉल जाकर के ग्राउंड सरफेस पे कोलाइड करी थी तो उस कोलिजन को मैं इलास्टिक कोलिजन तो कतई नहीं कह सकता, ठीक है भाई। इस बात को दिमाग में क्लियर कर लो कि अगर इलास्टिक कोलिजन है तो लॉस ऑफ एनर्जी या तो ना के बराबर होनी चाहिए, ठीक है, या तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, या तो बहुत जरा सी होनी चाहिए, ना के बराबर, ठीक है। लेकिन अगर एक मैसिव डिफरेंस आ रहा है, अगर एक मैसिव डिफरेंस आ रहा है, अच्छा सवाल कभी ऐसे नहीं होंगे कि तुम इसमें अटक जाओ कि यार ये इसमें लॉस अपन माने कि नहीं माने। सवाल या तो ऐसा होगा कि भाई 100 सेंटीमीटर से ड्रॉप करा, 98 सेंटीमीटर पे रिबाउंस कर गया, तो आप समझ सकते हो कि भाई ये 2 सेंटीमीटर का लॉस, 2% का एनर्जी का लॉस, ये ना के बराबर है इलास्टिक कोलिजन। या तो सवाल ऐसा होगा कि 100 सेंटीमीटर से ड्रॉप करा और 30 सेंटीमीटर ही रिबाउंस करा, 70% का लॉस। तो यहां पर भी क्लियर है कि भैया अगर 70% का लॉस है तो इलास्टिक नहीं है, इलास्टिक नहीं है, फिर वो कैसा हो जाएगा, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो अपने दिमाग में, अब बाकी एग्जांपल तो मैं और भी तुमको दिखा दूंगा, तुम बेफिक्र हो, लेकिन तुम्हें अपने दिमाग में ये वाली चीज क्लियर हो गई क्या? कोलिजन समझ में आ गया। अभी क्या करवा रहा हूं, इलास्टिक कोलिजन। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो तुमने क्या सीख ली कि अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो देयर इज एब्सोल्युटली नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो देयर इज एब्सोल्युटली नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इतनी आरामदायक बात है, ठीक है। मैं चाहूंगा कि यह जो बुलेट पॉइंट नंबर 1 में लिखा है ना, तुम उसको नोट ही कर लोगे क्या? मैं चाहूंगा कि जो बुलेट पॉइंट नंबर 1 में लिखा है तुम उसको नोट ही कर लो, ठीक है। चलो, अब फॉर एग्जांपल कोलिजन बिटवीन एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। जब एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में टक्कर होती है तो वहां पे कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी का लॉस देखने को नहीं मिलता है। अगर ज्यादा लॉस नहीं हुआ काइनेटिक एनर्जी में तो एब्सोल्युटली एन इलास्टिक कोलिजन है। वो कैसा है? इलास्टिक कोलिजन, ठीक। अच्छा, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलास्टिक कोलिजन नोट तो करना पड़ेगा भाई। ये 3 चीजों के बारे में सुनना। किन के बारे में सुनना सर? ये 3 चीजों के बारे में सुनना, ठीक। अगर इलास्टिक कोलिजन है अगर इलास्टिक कोलिजन है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है। अलग अलग पेन से करूं? यस सर। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो लीनियर, अरे भाई साहब ये क्या हो गया, अलग ही इसमें चले, यहां ध्यान देंगे। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड होगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देयर इज एब्सोल्युटली नो लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, तो मतलब मास वेलोसिटी में कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मास इनटू वेलोसिटी करने का दरअसल बेसिक रीजन क्या है ना यार, मैं मास और वेलोसिटी की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि लीनियर मोमेंटम की जब बात की जाती है तो मोमेंटम होता ही है मास का और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, ठीक है। किसी भी बॉडी का अगर आपको लीनियर मोमेंटम निकालना है तो बस एक काम करना पड़ेगा, उस बॉडी के मास को उस
उस बॉडी की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इतनी सिंपल सी बात है, इत्मीनान से समझ में आ गया होगा। इसे कहा जाता है लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो अगर आप इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे तो यहां पर लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी कंजर्व्ड होगा। तो टोटल एनर्जी से मेरा मतलब बेसिकली क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी तो हमेशा ही कंजर्व्ड होती है। लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व्ड ही होता है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। किसके लिए भाई, ये सारी जो बातें हैं ना, ये सारी जो कहानियां हैं ना, ये किसके लिए है भाई, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए है। ध्यान दीजिए, जो अंदर बॉडीज घूम रही हैं उनको बाहर से छेड़ना मत, ठीक है, आया समझ। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, और खुशी की बात क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है। भाई वही तो कहा गया। एक बात तो सुनो, अगर इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस ही नहीं हो रहा है, ठीक है, देयर इज एब्सोल्युटली नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी में लॉस ही नहीं हो रहा है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है तो फिर यहां पे थर्ड पॉइंट के तौर पे उसको लिखने में कैसे हिचक, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया, यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। तो मैं चाहूंगा कि यार आप इसका ना एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मैं चाहूंगा आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और क्रेजी बॉय वाला एग्जांपल तो मैं आपको और भी देने वाला हूं, ठीक। यस सर, ये वाला फंडा क्लियर है। चलें आगे बढ़ते हैं भाई। Okay, obviously the kinetic energy in such collision is not converted into any other form of energy। भाई एक बात तुम सुनते हुए चलना, अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है ना, इसका मतलब क्या है कि जितनी काइनेटिक एनर्जी से वो नीचे की तरफ गई थी उतने से ऊपर वो रिबाउंस भी कर रही है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है। अब जरा ध्यान देना, अगर कंजर्व्ड है इसका मतलब क्या कि ये किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुई। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है इसका मतलब क्या कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड, ठीक है, इनटू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी एक्सेट्रा, ठीक है। मान ले फॉर एग्जांपल एक बॉल है, ठीक है, एक ऐसा बॉल है विच मेक्स शार्प साउंड, एक ऐसा बॉल है जो टपकने पे बहुत ही शार्प साउंड बनाता है, ठीक है, वाइल हिटिंग द अर्थ सरफेस, वाइल हिटिंग सरफेस। एक ऐसा बॉल है जो जब अर्थ के सरफेस पे हिट करेगा तो बहुत ही ज्यादा आवाज बनाता है, एकदम टप से आती है आवाज, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ये ग्राउंड सरफेस, आपने इस बॉल को यहां से हिट करा, मान ले इसके पास 100 जूल की एनर्जी, तो 100 जूल की एनर्जी से जमीन पे इसने हिट करा। अब यार साउंड में कन्वर्ट हो गया मान ले 20 जूल, ठीक है। भाई मैंने वही तो कहा था, अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है तो वो किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही है, लेकिन अगर मान ले कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है तो वो ऑब्वियसली किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो भाई 100 जूल से स्ट्राइक करा, 20 जूल मान ले साउंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये सिर्फ 80 जूल की एनर्जी से रिबाउंस करेगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपके सामने अभी सिनेरियो पेश किया है, दिस इज फॉर इन इलास्टिक, दिस सिनेरियो इज फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, जहां पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, चमका। और अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है तो वो किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, जैसे कि साउंड में कन्वर्ट हो रही है, हीट में कन्वर्ट हो रही है। इतनी आरामदायक बात है, क्या आपको समझ में आ गई? यस सर, इतना पूरा समझ में आ गया। दूसरा, द फोर्सेस इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन मस्ट बी कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगर आप इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हो तो इलास्टिक कोलिजन में जो फोर्सेस हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होने चाहिए। जैसे कि मान ले ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है सर, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया हुआ वर्क या उसके अगेंस्ट किया हुआ वर्क कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। पढ़ा चुका हूं, डेडिकेटेड लेक्चर आ चुका है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे, चाहो तो देख लेना। और एक बार जरा इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया इसका स्क्रीनशॉट, चलें आगे बढ़ें। यस सर, स्क्रीनशॉट भी इसका हो चुका है। चलो भाई, नाउ हाँ जी, अब आ गए हैं इनइलास्टिक कोलिजन के ऊपर। तो पहले जो पूरा फंडा था दैट वाज बेस्ड ऑन इलास्टिक कोलिजन, वो सुप्रीम तरह से क्लियर कर दिया। अब आते हैं इनइलास्टिक कोलिजन के ऊपर, ठीक है। तो यार तुमको याद है ना कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी वाज बेसिकली कंजर्व, ठीक है, देयर वाज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एब्सोल्युटली नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ठीक है, तभी तो इनइलास्टिक कोलिजन है। यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा कोलिजन इन विच देयर अकर्स सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एक ऐसा कोलिजन इन विच देयर अकर्स सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसे कहा जाता है इन इलास्टिक कोलिजन। आगे ये वाली बात समझ में इत्मीनान से, ठीक है सर। अच्छा एक बात सुनते हुए चलना, प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में क्या होता है कि अगर आप किसी बॉडी को, में से मान लो अगर आप ड्रॉप करते हो ना, तो जब वो कोलाइड करेगा सरफेस के साथ तो वहां पे यार एब्सोल्युटली लॉस ऑफ एनर्जी तो होता है, ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी तो होता है। तो भाई प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में देयर इज एब्सोल्युटली अ लॉस ऑफ एनर्जी। तो प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ के जो कोलिजन्स होते हैं दे आर इन इलास्टिक कोलिजन, दे आर इन इलास्टिक कोलिजन। तो वो चीज यहां पे लिखी हुई है कि एज देयर इज ऑलवेज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एज देयर इज ऑलवेज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन मोस्ट ऑफ द कोलिजन्स, देयर
फोर कोलिजन्स वी कम अक्रॉस इन डेली लाइफ आर जनरली इन इलास्टिक कोलिजन। इतनी बात समझ में आ गई? सर आ गई। अगर दो बॉडीज स्टिक टुगेदर टू ईच अदर, अगर कोलिजन के बाद ऐसा होता है कि यार दो बॉडीज ना एक दूसरे में एकदम चिपक ही गई, अगर कोलिजन के बाद दो बॉडी एक दूसरे में चिपक ही गई। अच्छा, ऐसा यूजुअली कहां पे होता है? जैसे मान लिया अपन खेल रहे हैं फुटबॉल, ठीक है, बारिश का मौसम है, शानदार सा अच्छा ग्राउंड है, अच्छा पिच है, अच्छा ग्राउंड है, और वहां पे अपन खेल रहे हैं फुटबॉल। अब क्या होता है ना कि अपन पूरा फोकस बॉल पे करते हैं, और कई बार ऐसा होता है, ऐसा तो हुआ है बहुत बार कि भाई अपन जा रहे हैं भग रहे हैं और सामने से एक प्लेयर आ रहा है, और हुआ क्या कि बॉल तो कहीं की कहीं चले आती है, लेकिन दोनों बॉडी चिपक करके फिर थोड़ा सा दूर जा करके फेंका जाती है। ऐसा बहुत बार हुआ होगा तुम्हारे साथ भी, ठीक है, ठीक है, तुम्हें वो दर्द फील हो गया। तो यहां पे क्या हो रहा है? अगर दो बॉडीज स्टिक टुगेदर टू ईच अदर आफ्टर कोलाइडिंग देन द कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है, क्योंकि भाई अगर दूसरी वाली बॉडी पहली वाली बॉडी में एकदम चिपक ही गई है तो वहां पे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कंप्लीट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो चुका है, तो इसे कहा जाएगा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। क्या कहा जाएगा? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इसका तुम एग्जांपल देखो, ठीक है, इसका ना तुम एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देखो। मान लो सैंड के ऊपर, ठीक है, एक रेत पूरी पड़ी है, सैंड के ऊपर अगर हम किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं तो भाई वहां पे क्या होता है कि सैंड के सरफेस पे ना एक डेंट बन जाता है। मान ले एक अपन ने फुटबॉल को ड्रॉप कर दिया, मान लिया अपन ने किसको ड्रॉप कर दिया? फुटबॉल को ड्रॉप कर दिया। तो ये सैंड का मैं दिखा रहा हूं पूरा सरफेस, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, सर ये ऐसा नीचे क्यों झुक गया? क्योंकि यहाँ पे एक फुटबॉल आकर के हिट कर गई ना, यहाँ पर क्या हो गया बेटा? यहाँ पर आकर के एक फुटबॉल हिट कर गई है। तो तुमने एक बात नोट करा, सर कौन सी बात? भाई जब ये फुटबॉल आकर के यहाँ पे हिट करेगी ना, जब ये फुटबॉल आकर के यहाँ पे हिट करेगी ना, तो बेसिकली क्या होता है कि हाँ, जब ये फुटबॉल आकर के यहाँ पे हिट करेगी ना, तो जो सैंड का मॉलिक्यूल पहले ऊपर था, वो सैंड का मॉलिक्यूल कहाँ चले जाएगा? सर वो सैंड का मॉलिक्यूल चले जाएगा नीचे। सैंड का मॉलिक्यूल कहाँ चले जाएगा सर? सैंड का मॉलिक्यूल जो है वो चले जाएगा सर कहाँ? नीचे की तरफ, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, तो मतलब बेसिकली क्या हुआ है कि सैंड का जो मॉलिक्यूल था वो फुटबॉल के साथ में चिपक गया, सैंड का जो मॉलिक्यूल था वो फुटबॉल के साथ में चिपक गया, और जब वो फुटबॉल के साथ में चिपक गया, जब सैंड का मॉलिक्यूल फुटबॉल के साथ में चिपक गया, भाई तुम समझ रहे हो ये फुटबॉल जो मैं बनाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन वो बन नहीं पाएगा, तो इस पे अपन फिर ऐसी कलाकारी करेंगे भी नहीं। चले, तो अब यहाँ पे क्या हुआ? सैंड का मॉलिक्यूल जो है वो चिपक गया फुटबॉल से, तो ये जो कोलिजन था दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ऐसा हो जाता है। तो जल्दी से इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, जल्दी से इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे। आ गया समझ? 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, यस सर। चले, दिस इज अबाउट इनइलास्टिक कोलिजन। अब जरा ध्यान देना, द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इनइलास्टिक कोलिजन। जैसे हम लोग बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके थे इलास्टिक कोलिजन के बारे में, वैसे ही कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अबाउट इनइलास्टिक कोलिजन। क्या क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक्स? द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। पहली बात तो क्या होता है कि भाई जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है, तो उसको लिख दिया जाए कि हाँ भाई लीनियर मोमेंटम जो है ना वो बाकायदा कंजर्व होता है। दूसरा क्या होता है कि टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो गया, टोटल एनर्जी भी कंजर्व हो गई। तीसरा क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। इस बात पे आप खास ध्यान दें, इस बात पे मैं आपका खास ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा कि इलास्टिक कोलिजन में भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व था। ये तो इलास्टिक की बात हो रही है, लेकिन जब इलास्टिक की हम बात करें तो इलास्टिक में भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व था, इलास्टिक में भी टोटल एनर्जी कंजर्व थी, लेकिन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व थी। लेकिन ध्यान दें, इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती। ये सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है दोनों के बीच में, ठीक है। अगर आप इलास्टिक कोलिजन की बात करोगे तो मोमेंटम कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, टोटल एनर्जी कंजर्व। लेकिन अगर आप इनइलास्टिक कोलिजन की बात करोगे तो मोमेंटम कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। इतनी आरामदायक बात है। तो ऑब्वियसली अगर इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है। कंजर्व्ड नहीं है मतलब क्या हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा ऑब्वियसली किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो क्या लिखा है? ऑब्वियसली अ पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे कि हीट एनर्जी हो गई, साउंड एनर्जी हो गई एंड सो ऑन। लेकिन इतनी सी बात है कि अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, मतलब हो गया है, ठीक है। तो जल्दी से इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। और यार स्क्रीनशॉट से भला तो ये है कि अगर आप इसको नोट करते हुए चलेंगे ना तो वो बनेंगे तुम्हारे उम्दा नोट्स, वो बनेंगे तुम्हारे क्या सर? उम्दा नोट्स बनेंगे वो, ठीक है। चलें सर, ओके।
डिपेंडिंग ऑन टाइम कितना है तुम्हारे पास। अब आते हैं अपन एग्जांपल्स ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। भाई ध्यान देते हुए चलना, पूरी कहानी है यहाँ पे। तो व्हेन वी ड्रॉप अ रबर बॉल ऑनटू अ हार्ड फ्लोर, अगर एक रबर के बॉल को हमने एक हार्ड फ्लोर पर ड्रॉप किया, द कोलिजन बिटवीन द बॉल एंड द फ्लोर इज इलास्टिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बॉल है ना, उसने कोई भी काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं करी, या फिर प्रैक्टिकली क्या हुआ कि जब उस रबर के बॉल को हमने ड्रॉप करा तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस तो आया, ठीक है, मतलब पूरा तो रिगेन नहीं कर पाई, पूरी हाइट तो रिगेन नहीं कर पाई, तो थोड़ा बहुत तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस आया, लेकिन वो जो लॉस था वो बहुत ही कम लॉस था, वो बहुत ही कम लॉस था, तो उस लॉस को आप कंसिडर करते ही नहीं है। तो इसलिए आप क्या बोलते हैं कि भाई वैसा जो कोलिजन है दिस इज इलास्टिक कोलिजन। लेकिन अगर आप कोई, अच्छा दूसरी बॉल कौन सी थी, यहां पे लिखा होगा यार, एंड वुड रिबाउंड टू इट्स ओरिजिनल हाइट, हाउएवर द एक्चुअल रिबाउंड हाइट मे बी समवॉट शॉर्टर, एक्चुअल जो रिबाउंड्स की हाइट है वो थोड़ी सी कम रह जाती है, इसका मतलब देयर इज एब्सोल्युटली अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लेकिन वो इतना छोटा, नेग्लेक्ट द स्मॉल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वहां पर जो काइनेटिक एनर्जी में छोटा मोटा लॉस हो रहा है उसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे, तो फिर आप क्या बोलेंगे, हाँ भाई फिर तो मतलब ना के बराबर ही लॉस है, अगर काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं है मतलब इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, ये वाला फंडा क्लियर हो गया। मैं चाहूंगा, अच्छा इसको आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो ना यार, मेरी बात समझ में आई थी क्या? अगर 5-7% का लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, तो आप उसको मान लेते हो कि ना के बराबर का लॉस है यार। अगर ना के बराबर का लॉस है इसका मतलब इलास्टिक कोलिजन है यार, ठीक है। अच्छा दूसरा केस देख लो, अगर हमने गोल्फ के बॉल को ड्रॉप करा, व्हेन वी ड्रॉप अ गोल्फ बॉल ऑन द ग्राउंड इट रिबाउंड्स टू नियरली 60%। भाई जब 60% की हाइट तक ही रिबाउंड्स करी मतलब 40% का लॉस करवा देगी, ठीक है। तो जब काइनेटिक एनर्जी में 40% का लॉस होगा तो अब इस लॉस को मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, इस लॉस को देख के मैं ये नहीं बोल सकता कि अरे ना के बराबर लॉस है, ना के बराबर, ना 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 ना, यहाँ पे तो आपको उसे कंसिडर करना ही पड़ेगा। तो जब कंसिडर करोगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो गया, अगर काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो गया तो एब्सोल्युटली दिस इज इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो ये वाला समझ में आ गया। अगला केस अगेन, when we drop a ball of on wet putty on the floor it sticks। अच्छा बॉल है जो वेट पुट्टी की बनी है, ठीक है, अगर उसको अपन ड्रॉप कर देंगे ना किसके ऊपर, मान ले एक फ्लोर है अपने पास, फ्लोर पे अपने ड्रॉप कर दिया, तो वो जो बॉल है वो रिबाउंस नहीं करती, वो जो, क्योंकि वो पुट्टी की बॉल है ना, तो वो वेट पुट्टी की बॉल है, वो रिबाउंस थोड़ी करेगी, वो जमीन पे ही पूरी चिपक जाएगी। एंड द कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अगर जमीन पे ही पूरी चिपक गई, अगर जमीन पे ही पूरी चिपक गई, इट स्टिक्स टू द फ्लोर, इट स्टिक्स टू द फ्लोर। अगर जमीन पे ही पूरी चिपक गई है इसका मतलब क्या है कि भाई रिबाउंस करने के लिए उसके पास काइनेटिक एनर्जी बची ही नहीं, ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी पूरा कंप्लीट लॉस खा गई। अगर काइनेटिक एनर्जी कंप्लीट लॉस मतलब काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है मतलब इन इलास्टिक कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है इसका मतलब होता है इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। जी हाँ, ये वाला फंडा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलें सर, दिस इज ऑल गुड फॉर अस, ठीक है। उसके बाद सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो आपके सामने एक ही साथ मैंने इस पूरे टेबल चार्ट में लिख दिए हैं, तो मैं चाहूंगा इसको आप बना लेते तो बढ़िया रहता, लेकिन डिपेंडिंग ऑन जब आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आपके पास समय सीमा कितनी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो यार नोट ही कर लो। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जब होगा तो मोमेंटम कंजर्व्ड है, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, और जब इनइलास्टिक कोलिजन होगा मोमेंटम तब भी कंजर्व्ड है, टोटल एनर्जी तब भी कंजर्व्ड है, लेकिन इनइलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है। लेकिन जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा तब तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहने वाली। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हो कि सर कोई सा भी तरह का कोलिजन हो, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी हमेशा ही कंजर्व्ड है। काइनेटिक एनर्जी सॉरी लीनियर मोमेंटम माफ कीजिए, लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी हमेशा ही कंजर्व्ड है। लेकिन 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 अगर इनइलास्टिक का अगर हल्का सा भी जिक्र है, अगर इनइलास्टिक कोलिजन का जिक्र है, भले वो नॉर्मल इनइलास्टिक कोलिजन हो या चाहे वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो, अगर इनइलास्टिक का हल्का सा भी जिक्र है तो आप समझ जाओ कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड नहीं रहने वाली, ठीक है। अगर इनइलास्टिक कोलिजन का हल्का सा भी जिक्र है तो ये समझ जाओ काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड नहीं रहने वाली। आ गया ये वाला पूरा फंडा क्लियर हो गया। तो हर कोलिजन में लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी बाकायदा कंजर्व्ड रहते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी अगर हल्का सा भी इनइलास्टिक कोलिजन का जिक्र है, भले वो नॉर्मल इनइलास्टिक कोलिजन हो या फिर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो, अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती है, ठीक है। यस सर, इसका स्क्रीनशॉट तो आ गया। अब आते हैं एक शानदार सी चीज पे
जिसे कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, या फिर इसे कहा जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस। क्या बोला है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस। तो भाई ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस फॉर अ कोलिजन इज डिफाइंड एज द रेशियो, पहली बात तो रेशियो है दो चीजों का, ओके, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, ठीक है भैया, दिखाऊंगा पूरा सीन, टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। अब इसका पूरा मतलब क्या होता है, तो चलो ये तो अपन देख चुके थे पहले से ही ना। अब आपको लेके आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के ऊपर। सिंपल सा खेल है भाई, एकदम सिंपल सा खेल है, जस्ट गो विद द फ्लो। पहली वाली बॉडी है, दूसरी वाली बॉडी है, ठीक है, जाकर के टक्कर हो गई दोनों बॉडीज में, कोई दिक्कत नहीं है सर, दोनों बॉडीज में टक्कर तो हो ही सकती है, जा करके दोनों बॉडीज में क्या हो गई, इसे टक्कर हो गई है। टक्कर होने के बाद क्या है कि अब दोनों बॉडीज जो है ना वो अलग अलग वेलोसिटीज के साथ आगे मूव करेंगी, ठीक है। तो जरा गौर करते हुए चलें, मैं पहले जिस केस की आपसे बात करना चाह रहा हूं, सो दिस इज द इनिशियल, अरे रे ये तो गोला आ गया। मैं पहले आपसे जिस केस की बात करना चाह रहा हूं, दिस इज द इनिशियल केस, इनिशियल केस ये वाला है, ठीक है। उसके बाद यहां पे मैं आपसे बात करूंगा एट कोलिजन, जब कोलिजन होगा तो क्या होगा, और ये वाले केस की बात करूंगा तो ये होगा फाइनल केस। इनिशियल केस में क्या होगा, दोनों बॉडीज एक दूसरे की तरफ जा रही होंगी, अप्रोच हो रहा होगा, और कोलिजन के बाद क्या हो रहा होगा कि दोनों बॉडीज एक दूसरे से दूर जा रही होंगी, सेपरेशन हो रहा होगा, ठीक है। नाउ जस्ट गो विद द फ्लो, यहां ध्यान देना भाई, ये वाली बॉडी भाई दरअसल इस तरफ मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी u1, ठीक है, और ये वाली बॉडी दरअसल इस तरफ मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी u2। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। तो इसका मास कितना है, इसका मास m1 है, इसका मास कितना है, इसका मास m1 है, इसका मास कितना है, इसका मास m2 है, ठीक है। अब देख क्या होता है कि अगर मैं आपको बोल दूं कि भैया पहली वाली बॉडी की वेलोसिटी दूसरी वाली बॉडी की वेलोसिटी से ज्यादा है, चमका, मतलब जो बॉडी पीछे से आ रही है ना वो तेज आ रही है और जो बॉडी सामने जा रही है वो स्लो जा रही है, तो भाई क्या होगा, टक्कर तो होगी ना भाई। अगर ये पीछे वाली बॉडी तेज चल रही है और आगे वाली बॉडी स्लो चल रही है तो भाई ठुक जाएगी ना बॉडी, तो जब ठुक जाएगी तो ऐसी कुछ कहानी होगी, इसका मास m1, इसका मास m2। अब देख टक्कर तो हो चुका है, टक्कर के बाद क्या होगा भाई, m1 की जो एनर्जी है वो किसके पास चली गई, m2 के पास, तो इसकी एनर्जी का लॉस हो गया, इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, इसको बोलेंगे v1, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी है ना, और इसकी वेलोसिटी को बोलेंगे v2, ठीक है। तो आप एक बात यहां पे भली भांति समझ सकते हैं कि भाई जब ये वाली बॉडी तेजी में आ रही थी तो ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। पहले ए के पास एनर्जी ज्यादा थी, बी के पास एनर्जी कम थी, जैसे ही टक्कर हुई तो बी को एनर्जी मिल गई, ए की एनर्जी लूज हो गई, तो भैया इसमें v1 छोटा होगा और v2 बड़ा होगा। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? यस सर, ये वाली बात समझ में आ गई। तो भैया v2 बड़ा है मतलब वो बॉडी आगे जा रही है तेजी में, और v1 छोटा है, इसका मतलब ये वाली बॉडी भी आगे जा रही है बट स्लो 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 स्लो, ठीक है। तो ये काफी आगे निकल जाएगी, ये काफी पीछे रह जाएगी, तो यहाँ पे दोनों ही बॉडीज के बीच में आ रही है दूरियां, सेपरेशन, ठीक है। और जब आप यहाँ पे बात करेंगे ना तो दोनों ही बॉडीज एक दूसरे को अप्रोच कर रही थी। देखो भाई ये वाली तो आगे जा रही थी लेकिन इसने हार नहीं मानी ना, ये इसको अप्रोच करने लगा, आया समझ की नहीं। तो भाई यहाँ पे क्या होता है, इसको अपन कहते हैं अप्रोचिंग वाला केस, ठीक है, इसको अपन कहते हैं अप्रोच। और यहां पे टक्कर के बाद क्या होगा, यहां पे अब दोनों बॉडीज में हो रहा है सेपरेशन। क्या तुम्हें समझ में आ गया? क्या तुम्हें पूरी बात समझ में आ गई? यस सर, पूरी बात समझ में आ गई, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, सुनते हुए चलना अच्छे से ही। तो यार कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस को ई से करते हैं रिप्रेजेंट। किससे करते हैं सर? ई से करते हैं। तो इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई से करेंगे इसको रिप्रेजेंट, इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, या फिर इसे कहा जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस कहा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये होता कैसे है ना, इसको निकालते कैसे हैं? अगर आपको ई की वैल्यू निकालनी है तो भाई एक बात सुनना, इनिशियल सिनेरियो में अप्रोच था और फाइनल सिनेरियो में सेपरेशन है, ठीक है। तो अपन ई को कहते हैं कि दिस इज द रेशियो ऑफ, भाई वो डेफिनेशन में ही लिखा हुआ था कि दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, फाइनल केस में क्या हो गया, सेपरेशन, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन नीचे क्या हो जाएगा भैया, नीचे हो जाएगा तुम्हारे पास में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और नीचे आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। भाई ये वाला फंडा समझ में आ गया? यस सर, सुपर क्लियर हो गया, ठीक है। ये वाला फंडा समझ में आ गया? यस सर, सुपर क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान देना, तो छोटा वाला ई, ठीक है, ध्यान दो,
छोटा वाला E इज इक्वल्स टू व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो भाई सेपरेशन वाला केस तो ये है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर दे, मतलब V2 माइनस V1 कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे बेटा, V2 माइनस V1 अपॉन नीचे क्या आ रहा है बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, अप्रोच वाला केस यहाँ पे जाएगा, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर दे, बड़ी वैल्यू थी U1 तो U1 माइनस U2 कर दे। इतनी आरामदायक बात है, बस ये बन गया फॉर्मूला for coefficient of restitution या फिर coefficient of resilience। absolutely this is a unitless quantity यार, एब्सोल्यूटली दिस इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। सर क्यों है यूनिटलेस क्वांटिटी, भाई ऊपर भी मीटर पर सेकेंड और नीचे भी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, तो होगी ही ना यूनिटलेस क्वांटिटी, कोई दिक्कत तो नहीं है। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, तो जल्दी से इस पूरी कहानी का आप स्क्रीनशॉट लेंगे क्या, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर। यस सर, तो जल्दी से इस वाली पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लो ना, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर सुपर डन सर। चले बढ़िया, इसकी तो बात करनी है अपने को आगे वाले लेक्चर्स के अंदर भी। तो होता क्या, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा ना तो E की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो E की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसके बाद का जो आपको लेक्चर मिलेगा ना वो आपको इलास्टिक कोलिजन पे मिलेगा, फिर आपको मिलेगा इनइलास्टिक कोलिजन पे। तो यहाँ तो आपको बस रूबरू करवाया गया है, ठीक है, लेकिन आप ये समझें इतने डेप्थ में रूबरू करवा दिया गया है कि आप इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन के जब वीडियोज आप देखेंगे ना तो उसमें बस डेरिवेशन होगा, थोड़ी सी नई चीज, लेकिन उसके अलावा बाकी सारी चीजें आपके दिमाग में पहले से ही बैठी होंगी, बिकॉज आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि फॉर डेफिनेशन पर्पस एटलीस्ट, बिकॉज पहले वाले बुलेट पॉइंट में कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस या कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का डेफिनेशन गिवन है। ठीक है, पक्का इसका स्क्रीनशॉट लेने। ओके, अब यहाँ पे क्या है, E की वैल्यू 1 होगी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में, ये मैं प्रूव करवाऊंगा अगले वाले वीडियोस के अंदर। ठीक है, और E की वैल्यू 0 होगी फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इस बात को भी अपन प्रूव करवाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास वीडियो विच वॉज बेसिकली बेस्ड ऑन कोलिजन। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात बहुत ही शानदार तरह से क्लियर हो गई होगी, आपको लग रहा होगा कि अब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ रही है, अब चीजों को आप इमेजिन कर पा रहे हैं बेहतरीन तरह से। तो इस वीडियो ने अगर आपकी हेल्प करी है तो आप जरा प्यार बरसाएं इस वीडियो के ऊपर, इस वीडियो को लाइक करें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सारे मित्र मंडल में, सबको बता दो कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे जो प्लेलिस्ट है उसमें सब लोग अपडेटेड रहें, बिकॉज द प्लेलिस्ट इटसेल्फ इज अपडेटेड, आपको सारे वीडियोस वहां पे अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में बड़े ही प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव है यार। ठीक है, अगर कमेंट जेन्युइन लगता है तो उस फीडबैक पे काम किया जाता है, दैट्स अ गारंटीड थिंग। ठीक, इसी के साथ खत्म करता हूं इस पूरे लेक्चर को। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।